सब कुछ टाइम पे सही समय पे मिलती है, तब जाके 100 में से 70 पेशेंट्स बच पाते हैं। पिछले कुछ ही महीने में 1 डेढ़ महीने में ही हमने 100 के आसपास मरीज देखे हैं। शायद कोविड होने की वजह से भी इम्यूनिटी हमारी लो हो जाती है और वो बच्चों को भी अफेक्ट कर सकती है। अनकट के साथ एम्स से डॉक्टर प्रतीक जुड़े हैं इस बारे में बात करने के लिए कि बच्चों के लिए ब्लैक फंगस जो है वो कितना खतरनाक है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूरल कर्नाटका से जो ग्रामीण कर्नाटक है वहां से 2 बच्चों में ब्लैक फंगस का मामला आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों को कोविड था, बच्चों को इस बारे में पता नहीं था। 11 और 14 साल की उम्र है उनकी और बताया जा रहा है कि इस बीमारी से उनकी हालत जो है वो सीरियस है। तो इसी बारे में हमने बातचीत के लिए प्रतीक का समय मांगा। मेरा पहला सवाल आपसे है प्रतीक कि ये जो रिपोर्ट आई है कर्नाटक से, इस पे आपका क्या कमेंट है? ये इसको ट्रेंड के तौर पे तो नहीं देख सकते, लेकिन ये बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है इवेंचुअली? जिस तरह से बड़ों में ये फंगस हो सकती है, कुछ रिस्क ग्रुप बच्चों में भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि ये हाई रिस्क पे हैं, जैसे कि जिनको ब्लड रिलेटेड मैलिग्नेंसीज और कैंसर्स होते हैं या जन्म से HIV है, बट ये चीज़ें डायग्नोज नहीं हो पाई हैं, उन बच्चों की इम्यूनिटी लो रहती है एंड उनमें ये फंगस हो सकती है। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं सामने आया है या अभी तक जांचें नहीं हो पाई हैं या किस कारण से कि कोई और बीमारी उनको थी या नहीं, बट आमतौर पे जो देखा जाता है जनरली वो बच्चे जिनको कोई इम्यून डेफिशिएंसी रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं वो इस तरह की बीमारी में आते हैं। हालांकि अगर सिर्फ ये देखा जाए कि कोविड के बाद इन बच्चों को ये बीमारी हुई तो शायद वो हाफ इंफॉर्मेशन होगी या हमने अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन पे नहीं गए होंगे कि उन बच्चों को कोई और बीमारी थी या नहीं थी। अच्छा, इस बीमारी मतलब आप जो एक बात बता रहे, मेरा एक और सवाल उसमें ये है कि ये भी आया है कि इन दोनों बच्चों को कोविड था, लेकिन इसकी जानकारी नहीं थी कि इनको कोविड है। उसके बाद पता चला कि इनको ब्लैक फंगस की भी प्रॉब्लम है। तो मैं बस ये समझना चाह रहा था कि जिन बच्चों को कोविड है वो ससेप्टेबल हैं इस बीमारी के लिए, मतलब उनको ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रैक किया जाना चाहिए। जी, देखो, बच्चों में कोविड के गंभीर लक्षण नहीं आते आमतौर पर, और जिस तरह से हम बच्चों में देख रहे हैं, अगर कोविड मिस होता है या फिर कोविड नहीं पता चलता तो वो बहुत कॉमन सी बात है। हाँ, बड़ों में कुछ इस तरह के केस जरूर आए हैं कि जो लोग हाई रिस्क ग्रुप नहीं थे, यानी कि जिनको और कोई बीमारियां नहीं थी, फिर भी वो कोविड होने के बाद इस बीमारी से ग्रस्त हुए। तो डेफिनेटली ये संभावना हो सकती है कि शायद कोविड होने की वजह से भी इम्यूनिटी हमारी लो हो जाती है और वो बच्चों को भी अफेक्ट कर सकती है, बट अभी इसके रिगार्डिंग कोई बहुत पुख्ता सबूत नहीं है। एक एक्सपर्ट के नाते आप क्या सजेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि टू इज नॉट अ ट्रेंड, ऑब्वियसली बात है, लेकिन जिस रफ्तार में चीजें बदल रही इस पैंडेमिक में, तो अगर जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, अनकट की वीडियो और आपकी बातचीत हमसे सुन रहे हो, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो अगर किसी बच्चे में अगर कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो वो आगे की बीमारी या ब्लैक फंगस से जैसे किसी डिजीज से बचाने के लिए अपने बच्चों को कौन सी सतर्कता बरते, कौन से प्रिकॉशंस लें? अगर आपको सिम्टम्स जैसे कि लगातार बच्चे सर में दर्द बता रहे हैं या चेहरे में दर्द बता रहे हैं, नाक से ब्लीडिंग या ब्लैक की क्रस्ट आ रहे हैं और चेहरे में कुछ कालापन या फिर देखने में विजन में कोई डिस्टरबेंस बता रहे हैं, खासतौर पे एक साइड की आंख में, तो आप उसको इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, जो कि अगर ENT स्पेशलिस्ट हैं तो वो आपको नोज के अंदर से ये देख के बता सकते हैं कि क्या उस तरह के लक्षण हैं, जो जिस तरह के लक्षण है ब्लैक फंगस की तरफ इशारा करती है या नहीं। अभी तक जो एविडेंस आ रहे थे, अभी तक जो ब्लैक फंगस के रिलेटेड जो एविडेंस आ रहे थे कि ये जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ उसकी वजह से हुआ होगा, या ऐसे और भी जो मतलब फैक्ट्स आप लोग साइड कर रहे थे, इस पे आप लोग जीरो डाउन करने की पोजीशन में पहुंचे हैं कि अल्टीमेटली वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि
ब्लैक फंगस कॉज कर रहे हैं पेशेंट्स में? पहले से ज्यादा बेटर पोजीशन में है ये बताने के? इनफैक्ट जितना ज्यादा इसके ऊपर अभी हम सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उतने ज्यादा चीजें ऐसी समझ आती हैं कि शायद इस रीजन से भी हुआ है। तो रेदर देन जीरो डाउन करने के, अभी चीजें एक्सपैंड हो रही हैं, अभी बहुत अर्ली स्टेज है टू से कि हम कुछ पर्टिकुलर चीजों को जीरो डाउन कर पाए। इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा कि हम ये समझ पाए कि क्या ये कोविड का ही इन्फेक्शन है जिससे हमारी इम्यूनिटी लो होने की वजह से हमें इस तरह की बीमारियां लग रही हैं, या फिर कोई और फैक्टर है जैसे कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मास्क में अगर आप रिपीटेड यूज कर रहे हैं तो वो वाटर, पसीने, स्वेट की वजह से इट गैदर्स लॉट ऑफ पोर्स आ जाते हैं। ओके, ये एक नई बात है, अभी आई डोंट थिंक ये रिपोर्ट हुआ है वाइडली कि मास्क की वजह से भी ये हो रहा होगा। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, इनमें से कोई भी अभी प्रूवन नहीं है। अभी कोई इस तरह की चीजें एविडेंस बेस्ड नहीं आई हैं। ये सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन है कि हाँ शायद ये कारण हो सकता है। ठीक है, एक सवाल ये कि इस बीमारी की जो हिस्ट्री रही है, उस हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि इसने बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है ब्लैक फंगस ने? ब्लैक फंगस, अगर हम इसको पुराने बिफोर कोविड एरा के हिसाब से देखें तो काफी कम तादाद में ये मरीज हुआ करते थे, और बच्चों में खास तौर पे बहुत कम होता था, और सिर्फ उन बच्चों में मिलते थे जिनको मैंने जैसे बताया कि इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या तो जेनेटिक, या फिर HIV या ब्लड मैलिग्नेंसी, या इन्हें रेडियोथेरेपी वगैरह देनी पड़ी है किसी कारण से, तो उनमें इस तरह की बीमारी मिलती थी। अदरवाइज हेल्दी जो बच्चे थे उनमें इस तरह की बीमारियां नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि इसमें रेदर देन पैनिक के प्रिकॉशन ले पेरेंट्स, वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें। आप तो यही सजेस्ट करेंगे? मैं बच्चों में भी और एडल्ट में भी यही सजेस्ट करूंगा, पैनिक नहीं करें। जो भी अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं, जैसे कि आज हम लिस्ट करते रहे हैं बार बार, तो उन सिम्टम्स को अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं रेगुलर बेस पे, तो जरूर अपने आसपास किसी डॉक्टर से मिलें, और प्रेफरेबली कोई ENT या फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मिलें, वो आपको सही सलाह दे पाएंगे। अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट है वो अडल्ट्स और बच्चों में बिल्कुल एक जैसा है, या इसका ट्रीटमेंट वेरी करता है बच्चों में और अडल्ट्स में? बच्चों में भी ट्रीटमेंट सेम है, एक्सेप्ट कि डोज ऑफ एम्फोटेरेसिन जो है दैट इज लो, थोड़ा कम डोज में, वेट के हिसाब से बेसिकली इसकी डोजिंग है वो है। सर्जरी उसमें भी चाहिए होती है, एडल्ट्स में भी चाहिए, और सेम वे जो इंजेक्शंस हैं वो भी सेम इंजेक्शन है, बस लेस डोज में। एक और क्वेश्चन ये कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड जो नंबर्स थे केसेस में, उसके ऊपर आप कोई उसका मतलब डेटा दे पाएंगे कि प्री कोविड कितने पेशेंट्स आ रहे थे, तब फर्टिलिटी क्या थी, और ट्रीटमेंट कितना इजी था? पोस्ट कोविड कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, फर्टिलिटी कितनी है, और अभी ट्रीटमेंट कितना कैसा रह गया, कितना टफ है? देखिए, प्री कोविड भी ये बीमारी काफी खतरनाक बीमारियों में आती थी, और इसका अगर हम सक्सेस रेट इन टर्म्स ऑफ लाइफ देखें, यानी कि जिंदगी बचाने के हिसाब से देखें, तो हम ये कहते थे कि अगर बेस्ट ट्रीटमेंट देने के बाद इंजेक्शंस एंड सर्जरी अगर सब कुछ टाइम पे सही समय पे मिलती है, तब जाके 100 में से 70 पेशेंट्स बच पाते हैं। ये वर्ल्ड वाइड जो एक रिव्यू डाटा है, रफ एस्टिमेट, उसके ऊपर बेस्ड है। बट अगर इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, अगर सर्जरीज में डिले हो रही हैं, तो डेफिनेटली ये डेथ रेट जो है ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू जो हम पहले देख रहे थे। विच मीन्स आप ये कह रहे हैं कि अभी जो पोस्ट कोविड सिनेरियो है वो ज्यादा खतरनाक है, रीजन बीइंग कि एसेंशियल मेडिसिन जो है उनकी थोड़ी कमी है। डेफिनेटली। नंबर्स बढ़े पेशेंट्स के, जाहिर सी बात है नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़े होंगे प्रोपोर्शनेटली। डेफिनेटली, इसीलिए हम इसको एपिडेमिक कह रहे हैं, क्योंकि जहां हम एक हॉस्पिटल में इनको साल भर में जो पेशेंट्स देखते थे वो 15 से 25 पेशेंट्स एक साल में देखते थे, ये तो मतलब 1 या 2 पेशेंट एक महीने में। बट अभी पिछले कुछ ही महीने में, 1-1.5 महीने में ही हमने 100 के आसपास मरीज देखे हैं,
जो कि पिछले साल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि अडल्ट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे वो इससे बचने के लिए? अभी जो एविडेंस है आप लोगों के सामने, उसके हिसाब से क्या प्रिकॉशंस लें? सबसे ज़रूरी है अभी तक आप अपनी ब्लड शुगर्स मेंटेन करें। अगर आप स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं तो ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम पे ब्लड शुगर्स ऑलरेडी डिरेंज होते हैं। तो उनके ऊपर आपको अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें जो आपकी ब्लड शुगर्स को मेंटेन करा सकते हैं। और जितना कम हो पाए अपने सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ख़ास तौर पे स्टेरॉइड की कुछ एविडेंस जिंक के रिलेटेड भी पुराने पेपर्स हैं कि जिंक एक्सेस खाने से भी म्यूकर का रेट बढ़ता है, तो वो भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर्स आजकल लीस्ट ड्यूरेशन के लिए स्टेरॉइड देना प्रेफर करते हैं। जो जैसे कि एविडेंस आए उनके बाद खास तौर पे सबने स्टेरॉइड की क्वांटिटी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर इन टर्म्स की डेज भी कम कर दी है और डोज भी कम कर दी है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही स्टेरॉइड लें, ज़्यादा स्टेरॉइड ना लें। और जब स्टेरॉइड पे हैं तो उस टाइम पे खास तौर पे अपनी शुगर्स का बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग करें, और अगर ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कर्नाटक से जो मामला सामने आया उसको हमने तुरंत जरूरी समझा और उस पर एक डिस्कशन किया डॉक्टर प्रतीक के साथ। उम्मीद है कि आपको एक्सपर्ट ओपिनियन से इसके बारे में काफी कुछ समझने में मदद मिलेगी। हम वापस से कह रहे हैं कि 2 ट्रेंड नहीं होता, 2 बहुत छोटा नंबर है, लेकिन जितने ड्रामेटिकली इस पैंडेमिक में चीजें बदली हैं, जिस रफ्तार से, उसने हमें इसके ऊपर मजबूर किया है कि हम जल्दी से जल्दी हर एक चीज को अर्ली डिटेक्ट करके उसके ऊपर डिस्कशन करें। हम नजर बनाए रखेंगे अगर ये बच्चों में किसी ट्रेंड में बदलता है। एम्स के डॉक्टर प्रतीक ने हमें ये भी बताया कि आप कैसे जो सिम्टम्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और तुरंत बच्चों की जो ट्रीटमेंट है उसको शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस डिस्कशन से आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी। हम नजर बनाए रखेंगे इस टॉपिक पे। थैंक यू डॉक्टर प्रतीक अपना कीमती समय देने के लिए। आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।